पॉलिसी मेकिंग की जो एक मेजर क्रिटिसिज्म ये आती है कि एसी कमरों में हॉट कॉफ़ी या कोल्ड कॉफ़ी सिप करते हुए गांव के, देहात के, शहरों के गरीब गुरबों के लिए या बाकी लोगों के लिए पॉलिसी बना दी जाती है, उनकी कोई ओपिनियन नहीं लिया जाता है और कई ऐसे लोग पॉलिसी बना देते हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। नीति आयोग जाना जाता है अपने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के लिए। कई कंसल्टेशन के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी आते थे, तो वो पॉलिसी बनती है। कभी कभी उसमें गलती होती है, फिर उसको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। बट हाँ, कई बार चूक होती है, कई बार बहुत अच्छी नीतियाँ बनती हैं और हमारा काम ये है कि हम उसको इम्प्रोवाइज करते रहें। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे शहर डूब क्यों जाते हैं? प्लानिंग के साथ बहुत एक दिक्कत है। अर्बन प्लानिंग जो प्रोफेशन है उसके साथ एक पूरे सेक्शन में मैंने डेडिकेट भी किया। प्रॉब्लम ये है कि उसका टाइम हॉरिजन बहुत बड़ा होता है। 25 साल में हम ये करेंगे। आज के टाइम पे हम 2022 में बैठे हैं, आप क्या बता सकते हैं 2047 में क्या होने वाला है? शहरों की ज़रूरत क्यों है? प्रोग्रेस अगर कहीं है तो वो शहरों में ही है। आप मुझे कोई ऐसा इनोवेशन बता दीजिए जो गांव में हो। तो लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ही जाते हैं। अगर ये नहीं होता तो अगर शहरों में से भी लोग दिल्ली से फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, लंदन यहाँ क्यों जाते हैं? आप 5 बरस का आपका अनुभव रहा है नीति आयोग में। भीतर खाने की किसी मीटिंग का किस्सा बताइए। कभी कोई नेताएं हों, कभी कोई फाइल सरकाई गई हो, कभी कोई बात काटी गई हो। शायद ये लोग बात नहीं जानना चाहिए, लोगों को शायद लगेगा ये इतना कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, बट एक्चुअली बंद कमरे में जब डिबेट होती है, और नीति आयोग में खास करके मैंने देखा बहुत ही हेल्दी डिबेट होती है। चूँकि बात नीति आयोग की चल रही है, तो किताब वाला के जो हमारे यंग दोस्त हैं जो इस बातचीत को देख रहे हैं, अगर वो नीति आयोग में भर्ती होना चाहें तो उसकी क्या प्रक्रिया है, पैसा कितना मिलता है, क्या उसमें जॉब सिक्योरिटी कितनी है, तो उसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं? सैलरी गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी होती है और यंग लोगों को मौका मिलता है कंट्रीब्यूट करने का और दिग्गजों से सीखने का। तो शहरीकरण ने कांग्रेस और बीजेपी पर कैसे फर्क डाला? क्या कांग्रेस का नुकसान ही हुआ या बीजेपी का सिर्फ फायदा हुआ? थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें। कि ये शहर जो हैं वो भाजपा की तरफ शायद इसलिए वोट कर रहे हैं बिकॉज वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म जैसे बोलते हैं ना, उसमें ज़्यादा, या प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा फोकस होना, या इंडिविजुअल राइट्स पे फोकस होना, वो शायद हर कोई मांग रहा है। शायद कांग्रेस उस तरह से अभी भाप नहीं पाई है जो शहरों की जो मांगे, और इसीलिए शायद इसलिए वो डिक्लाइन होती है। क्या गांव खत्म हो जाएंगे? क्या भारतीय शहरों में जो फ्लडिंग की समस्या है, लिवेबिलिटी की समस्या है, हम जो साथ में रहते हैं, एक तरफ हमारे एस्थेटिक्स प्लीजिंग की बात की जा रही है, एक तरफ है कि हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में कई लोग रह रहे हैं, इस समस्या को कैसे समाधान इसका पाया जाएगा, ये बात हम जानेंगे, क्योंकि आज के हमारे लेखक भारत की पॉलिसीज़ लिखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम किताब वाला, डेली का शो किताबी बातें, वीकली किताब वाला, दोनों को प्यार देना है। बहरहाल, आज की किताब है इंडियाज़ ब्लाइंड स्पॉट, मैनेजिंग अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग ओवर सिटीज़। इसे छापा है हार्पर कॉलिंस ने। इसके लेखक है देवाशीष धर जी, जो भारत की पॉलिसीज़ लिखते हैं, यानी जो 3 ईयर प्लान आता है वो उसके वन ऑफ द राइटर हैं। इसके अलावा वो नीति आयोग से 5 बरस यानी 2016 से 2021 तक जुड़े रहे हैं। इसके अलावा वो हार्वर्ड केनेडी स्कूल और ली कुआन यू स्कूल में भी उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। तो हम समझेंगे कि भारत में जो हमारे शहर डूब रहे हैं, इसको हम कैसे बचा सकते हैं, शहरीकरण की समस्या में गांव देहात हमारे कहाँ हैं, हमारी गांव की जो मिट्टी का, लोगों का जो नुकसान है, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। और इस पूरी बातचीत के जरिए में जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप नीति आयोग में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको पैसा कितना मिलेगा और आप कैसे हो सकते हैं। स्वागत है देवाशीष जी। धन्यवाद। सबसे पहली बात से शुरू कर लेते हैं। आप पॉलिसी मेकिंग में लगभग पिछले 5 बरस से जुड़े रहे हैं। पॉलिसी मेकिंग की जो एक मेजर क्रिटिसिज्म ये आती है कि एसी कमरों में हॉट कॉफ़ी या कोल्ड कॉफ़ी सिप करते हुए गांव के, देहात के, शहरों के गरीब गुरबों के लिए या बाकी लोगों के लिए पॉलिसी बना दी जाती है, उनकी कोई ओपिनियन नहीं लिया जाता है और कई ऐसे लोग पॉलिसी बना देते हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ने वाला है। आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे देखते हैं पॉलिसी मेकिंग की इस फीचर पर? ये एक फेयर क्रिटिसिज्म है। उसका कारण ये है क्योंकि अब पॉलिसी कैसे बनेगी? अब 1.5 बिलियन का देश है। अब हर आदमी अपनी अपनी आंखें पर्ची तो देगा नहीं कि ये होना चाहिए, फिर एक सर्वे हो, फिर हर छोटी मोटी चीज़ की तो किया नहीं जा सकता। सो उसके लिए हमारे पास तो एक तो पॉलिटिशियंस हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, फिर हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, फिर हमारा प्राइवेट सेक्टर है, फिर हमारी सिविल सोसाइटी है, और उसके अलावा फला फिर देयर आर डिफरेंट सेक्शंस जिनके साथ हम काम करके वो पॉलिसी बनाते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि सब अपनी अपनी समझ से, अपने एक्सपोजर से वो बनाते हैं जो पॉलिसीज़ सबके लिए बेस्ट हों, देश के हर वर्ग के लिए अच्छी हों, उस हिसाब से पॉलिसीज़ तो बनाते हैं।
बट उसमें क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ें रह जाती हैं, ज़मीनी जो सच है उससे कभी कभी उनकी जो समझ वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब कहिए वो कॉफ़ी पीते पीते या एसी चैम्बर में बैठ के हो जाती है, बट वो भी जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, वो सब देख देख के वहाँ तक पहुँचे, तो वो पॉलिसी बनती है, कभी कभी उसमें गलती होती है, फिर उसको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत हद तक सच है, बिकॉज नीति आयोग में जब नीति आयोग एक नई संस्था है, प्लानिंग कमीशन से एक डिपार्चर है, और उसमें हम लोगों ने बहुत कोशिश करी थी इस चीज़ को। इसका एम्फेसिस था दोनों वाइस चेयरमैन का, अरविंद पनगरिया और डॉक्टर राजीव कुमार, जिनके अंडर मैंने काम किया, और ख़ास करके अमिताभ कांत का। इन लोगों का फोकस ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करें। अगर हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर की पॉलिसी बना रहे हैं तो उस सेक्टर्स के जो विशेषज्ञ हैं, उस सेक्टर्स में जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, जो सिविल सोसाइटी थिंक टैंक्स के लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको करके हम लोग कंसल्ट करके पॉलिसीज़ बनाएं। तो मुझे नहीं लगता कि हर पॉलिसी के लिए हम 1.5 बिलियन लोगों के पास जा सकते हैं, तो हमें एक मैनेजेबल सैंपल के थ्रू काम करना पड़ता है। बट हाँ, कई बार चूक होती है, कई बार बहुत अच्छी नीतियाँ बनती हैं, और हमारा काम ये है कि हम उसको इम्प्रोवाइज़ करते रहें। और एक चीज़ होती है पॉलिसी में कि चीज़ें ट्रायंगुलेट करना मतलब आपने लिटरेचर रिव्यू किया, आपने वो रिसर्च करी, एक वो आया, फिर आपने स्टेक होल्डर से बात करी, जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे आपने बात करी, और आपने जाके कहीं पर प्राइमरी डेटा भी लिया, और जो बाहर से, जैसे अब अखबारों में लोग ओपिनियन पीसेस लिखते रहते हैं, रिसर्च रिपोर्ट आती रहती है, तो इन 4-5 जगहों से वो अगर इन्फॉर्मेशन ट्रायंगुलेट हो रही है, हर कोई अगर वही बात कह रहा है, तो वो एक बहुत ही अच्छी स्थिति में होता है कि आप उसको एज एन एविडेंस या उसको एज अ डायरेक्शन यूज़ कर सकते हो नीति बनाने के लिए। तो कभी कभी दिक्कत होती है, कभी कभी चूक होती है, बट अधिकतर जहाँ तक है हम लोग उस डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं। अच्छा, कि प्राइमरी डेटा आपके पास रहता है? प्राइमरी डेटा भी रहता है हमारे पास, सेकेंडरी डेटा तो रहता ही रहता है उसके बाद। और जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिसी की भाषा में, कि बेसिकली लोगों को हमने बुलाया बड़े ग्रुप में, सिर्फ सुना हमने उनको, हम नहीं उनको बोलने के लिए हमने नहीं बुलाया कि हम उनसे बात करें, सिर्फ सुनने के लिए बुलाया। और उसमें फिर यही वो भी अपने आप में एक प्राइमरी रिसर्च है, बिकॉज जो खुद 10,000 20,000 करोड़ उस इंडस्ट्री में लगा रहा है, या जो फार्मर है जो एक्चुअली खेती कर रहा है, उससे बेटर प्राइमरी रिसर्च क्या है। और नीति आयोग जाना जाता है अपनी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के लिए। कई कंसल्टेशन के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी आते थे। एक हमारा कंसल्टेशन होता था एनुअल बजट रोड मैप करके, वो बजट से पहले कंसल्टेशन नीति आयोग कराता था। हम 50-60 एक्सपर्ट्स लाते थे, इकोनॉमिस्ट लाते थे, सिविल सोसाइटी के लोग लाते थे, और वो सिर्फ 3-4 घंटे, सिर्फ 5 घंटे वो बोलते थे, और प्राइम मिनिस्टर और कई बार फाइनेंस मिनिस्टर भी वो सिर्फ सुनते थे। वो अच्छा, जो हो सकता था जो हो सकता है उसको बजट में लाके वो लागू भी करते थे, बट ऐसी कई बार था कि वो सिर्फ सुनते ही थे, उसमें फिर उनका कोई इंटरवेंशन नहीं होता था। वो 5-5, 6-6 घंटे सिर्फ सुनते थे, इस चीज़ को एब्जॉर्ब करते थे। एक बार हमने 400 सीईओ को हमने 2 वीकेंड बुलाया, और हमने कुछ 12-15 सेक्टर्स के क्रॉस उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। उन सीईओज़ ने, उन इनोवेटर्स ने, वो बिलियनियर मिलियनियर जो हैं इनोवेटर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने एक हफ्ता मेहनत करी, पूरे दिन 1.5 दिन मेहनत करी। जो बड़े से बड़े दिग्गज नाम है, 1.5 दिन वो मेहनत कर रहे हैं, 15-20 लोग साथ मिलके, और उन्होंने पूरे कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन दी। और उस टाइम पे हम लोग का सिर्फ काम था सुनना और फैसिलिटेट करना कि बेस्ट से बेस्ट आइडियाज़ आए। अच्छा, तो यानी कि उसमें एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से, जिसमें सरकार के भी और स्टेक होल्डर्स बाकी लोग रहते हैं, जिसमें प्राइमरी डेटा। बिल्कुल, इसमें इनफैक्ट हमने एक बहुत बड़ा कंसल्टेशन फार्मर रिप्रेजेंटेटिव्स का सिर्फ बुलाया था नीति आयोग में। एक बार हमने एक बार सिर्फ लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स का बुलाया था, एक बार हमने सिर्फ सिविल सोसाइटी का बुलाया था, एक बार हमने सीईओज़ को बुलाया जो कि सिर्फ सर्विस सेक्टर में, एक बार हमने सीईओज़ को बुलाया जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एक बार हमने मीडिया वालों को बुलाया। तो सुनते सबकी, बट जो पॉसिबल है, बिकॉज फिर एंड में क्या होता है, एक लॉन्ड्री लिस्ट बन जाती है। इसी सवाल में एक छोटा सा छेपक है कि ये बात सही है कि आप लोग अलग अलग स्टेक होल्डर्स को, अलग अलग सेक्शन के लोगों को बुलाते हैं, पर अंततोगत्वा पॉलिसी मेकिंग में जो लोग हैं उसमें उनके नुमाइंदे शामिल नहीं है। मसलन किसानों के लिए या लेबर्स के लिए जो पॉलिसी बनती है उसमें उनकी सुनी जरूर जाती है, लेकिन वो लोग उस पॉलिसी मेकिंग की जब एग्जीक्यूशन हो रहा है, जब बन रही है, तब वो शामिल नहीं है। तो हाउ डू यू टेक दिस क्रिटिसिज्म? तो वो ऐसा नहीं है कि वो जब पॉलिसी बनती है तो वो लोग नहीं शामिल होते हैं। और इसका बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है कि आजकल के टाइम पे हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स के स्टैक बना रहे हैं। एग्री स्टैक बनाया, हेल्थ स्टैक बनाया, उसमें प्राइवेट सेक्टर एक्चुअली सम्मिलित है और वो अपना काम कर रहा है, उस चीज़ में स्टैक बना रहा है जहाँ पॉसिबल है। बट अगर नीति लिखने की बात आ रही है तो वो कुछ ही लोग लिख पाएंगे, बट उनका काम ये है कि वो बराबर सुनते रहें। 2 कान है और इसीलिए एक मुँह है कि अपना। सो दे आर्ट द टूथलेस टाइगर।
जो लोग नीतियाँ लिख रहे हैं, जो लोग आपको एडवाइस कर रहे हैं उस स्टेक होल्डर्स से जो उस पर्टिकुलर सेक्शन से जुड़े हुए हैं जिनके लिए नीतियाँ बन रही हैं, मुझे नहीं लगता वो टूथलेस टाइगर्स हैं। इनफैक्ट बहुत ही एक कंपैशनेट, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप रहता है कि हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए आप हमें टाइम दीजिए, सरकार को टाइम दीजिए, हम लोग आपकी सुनेंगे। वो टाइम निकालते हैं अपने बिजी शेड्यूल से, वो आते हैं, वो हमें बताते हैं और जहाँ तक हम पॉसिबल हो सकता है हम उन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। आपकी किताब में 3 शहरों की बात हुई है, बंगलौर की आपने बात करी है, कानपुर की बात करी है। मैं ज़रा इस बातचीत को एक बार एक पर्टिकुलर सेक्शन पर लेकर चलते हैं, कानपुर पर। कानपुर वो शहर जो विश्व युद्ध के दौरान हथियारों की डिमांड पूरी करता था और उसने कई तरह, एक बार जैसे आप बता भी रहे थे कि वहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी चीज़ें रही। आज कानपुर की ये परिस्थिति है कि वहाँ पर पोल्यूशन है, वहाँ पर चमड़ा उद्योग काफ़ी फल फूल रहा है, लेकिन उसके से कई सारे रिस्ट्रिक्शंस आए। तो कानपुर के शहर की जो शहरीकरण की प्रक्रिया है उस पर आपका क्या ओपिनियन रहा है? उसमें एक तो मैं बोलूँगा कि ये मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन में अपना पॉइंट कन्वे करने के लिए मैंने उन 3 शहरों की बात करी जिनकी 3 अलग अलग इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी रहीं, डेट्रॉइट, बैंगलोर और कानपुर की। बट अदरवाइज आप पूरे बुक में देखेंगे बहुत सारे शहरों के बारे में अलग अलग टाइम पे, अब रोम से लेके और वो ढोलावीरा से लेके अभी गुड़गांव, सबकी बात हुई है किताब में। बट ये आप जिस पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक उसके ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे हैं। तो इनिशियली ये कानपुर को बोलते थे हम लोग मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, बिकॉज वहाँ पे 2 मिल्स थी, एक एल्गिन और एक म्यूरी, शायद आई थिंक मिल्स थी जो ब्रिटिशर्स ने लगाई, और उसके बाद वो बहुत ज़बरदस्त टेक्सटाइल का एक सेंटर बना, जस्ट लाइक बॉम्बे। और उसके बाद क्या हुआ धीमे धीमे कि जब नेशनलाइजेशन हुआ 70s में, उसके बाद उनकी हालत बहुत खस्ता हुआ। राष्ट्रीयकरण जब हुआ तब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो उनकी हालत बदतर होती चली गई। फिर यूनियनबाजी भी हुई तो उस चक्कर में और ठप पड़ गया। आज आलम यह है कि 9 में से 7 टेक्सटाइल मिल्स जो बड़ी थी वो बंद हो गई। बीच में कुछ रिफॉर्म्स हुए तो और शहरों ने वो रिफॉर्म्स को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन कानपुर उन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाया, पावर लूम वगैरह को लेके। अब यही आप देखिए बॉम्बे में भी टेक्सटाइल मिल्स थी, लेकिन 70s से आप देखेंगे तो बॉम्बे का, इनफैक्ट हर अच्छे शहर का कैरेक्टरिस्टिक होता है जो इकोनॉमिक पावर हाउस होता है, वो समय रहते अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदलता रहता है। तो इसलिए बॉम्बे आगे निकला और कानपुर पिछड़ा। हाँ, अब बॉम्बे में आप देखिए कि पहले फिर उन्होंने स्टॉक मार्केट निवेश किया, अब वो फाइनेंशियल कैपिटल बन गया, ऐसे करके। और उसके बाद उन्होंने अलग अलग इंडस्ट्री में किया। आप सिंगापुर का भी देखेंगे 60s से लेके और आज तक, आज इनोवेशन पे बैठा है सिंगापुर और हांगकांग। बट एक टाइम पे वो ट्रेडिंग हब था, उससे पहले वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे जितना भी वो कर पाए। थाईलैंड का भी ईस्ट एशियन मिरेकल जिसको हम बोलते हैं, थाईलैंड, जापान, वियतनाम, ये सब जो आपकी कोरिया, नॉट वियतनाम तो अभी की सक्सेस है, बट कोरिया, इन सब का यही हाल है। जो भी अच्छी परफॉर्मिंग सिटीज़ हैं वो हमेशा इवॉल्व करती हैं। न्यूयॉर्क एक टाइम पे जब न्यूयॉर्क बना था तब इसलिए बना था बिकॉज वो एक ऐसे जंक्शन पे था जो पूरे अमेरिका में ट्रेडिंग करने के लिए काम आ सकता था, लेकिन आज वो देखिए वो एक फाइनेंशियल कैपिटल है या IT कैपिटल है। अब बैंगलोर का भी यही हालत है। बैंगलोर में 50s में इन्होंने लगाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, राइट, और वहाँ पे कैंट भी था, वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी का वो भी था, तो उस चक्कर में भी बढ़ता रहा। उस टाइम के जो मैसूर के जो PM थे बिफोर इंडिपेंडेंस, उन्होंने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम वगैरह में इन्वेस्ट किया, और उसके बाद ये तो हैवी इंडस्ट्रीज से स्टार्ट हुआ। और आज आप देखिए क्रिप्टो, NFT से सब कुछ लेके वहाँ पे हो रहा है। सारे जो आपके जो नए यूनिकॉर्न हैं, जो 1 बिलियन का वैल्यूएशन होता है जिन स्टार्टअप्स का, उसमें अधिकतर आपके बैंगलोर में मिलेंगे। कानपुर के साथ दिक्कत ये कि कानपुर इवॉल्व नहीं कर पाया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं बदल पाया। दूसरी दिक्कत ये हुई, वो कानपुर की गलती नहीं, वो औरों की गलती है कि कानपुर कमाता था, लखनऊ उड़ाता था। मैं लखनऊ का हूँ, तो हमारे यहाँ लोड शेडिंग उतनी नहीं होती थी, कानपुर में 12-12 घंटे लाइट नहीं रहती थी। तो ऐसे में कौन सी इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी? ऐसे में कौन से लोग? तो प्रशासन ने भी कानपुर पर उतना, सरकारों ने भी बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। अगर वो कमा रहा है तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा उन शहरों में, और आपको कंटिन्यूसली अपग्रेड करना पड़ेगा। और यही डेट्रॉइट का एग्जांपल है। एक टाइम पे फोर्ड की सक्सेस की वजह से डेट्रॉइट एक बहुत ज़बरदस्त पावर हाउस बना था, बट आज आप डेट्रॉइट की हालत देख लीजिए, 25% अनएम्प्लॉयमेंट है, क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, लोग वो शहर छोड़ के जा चुके हैं। यंग लोग, बड़े मुश्किल से आपको यंग लोग मिलेंगे जो बहुत ही एंटरप्राइजिंग होंगे, जो डेट्रॉइट में रहना चाहेंगे। बहुत कोशिश कर लीजिए, वो नहीं होगा। ठीक। एक सवाल इसमें ये था सर कि जब इतने सारे कंसल्टेशन के बाद, इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद शहरों की योजना पास होती है, उसमें नीचे तक नगर निगम, आयुक्त और तमाम तरह की, मतलब एक चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं और
जो सेलेक्टेड प्रतिनिधि आए हैं, जैसे जो अपनी ब्यूरोक्रेसी या बाकी तरह से वो लोग भी हैं, बावजूद उसके हमारे शहरों की हालत ये है कि पोल्यूशन को तो अगर हटा भी दें, अभी जुलाई के महीने में भी बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी स्क्रीनों पर चलचित्र चल रहे हैं जहां पर पानी ऐसा भरा हुआ है कि आपको निकलने तक के लिए छोड़िए, आप डूब जाएंगे। नाव चल रही है जिन शहरों पर, जिन सड़कों पर साइकिलें चला करती थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे शहर डूब क्यों जाते हैं? क्या ये पॉलिसी का एक बहुत ब्लंडरस हिमालयन फेल्योर नहीं है? ये प्लानिंग का ये दो प्लानिंग है। एक जो हमने शुरुआत में प्लानिंग की बात करी, वो हमने नेशनल पॉलिसी की बात करी, तो वो उसमें एक अलग तरह का कंसल्टेशन होता है। जो अभी आप प्लानिंग बोल रहे हैं उसको हम टाउन प्लानिंग बोलते हैं, उसमें भी बहुत कंसल्टेशंस होते हैं, उसके बाद टाउन प्लान बनता है। अब प्लानिंग के साथ बहुत एक दिक्कत है, अर्बन प्लानिंग जो प्रोफेशन है उसके साथ, वो एक पूरे सेक्शन में मैंने डेडिकेट भी किया। प्रॉब्लम ये है कि उसका टाइम हॉरिजन बहुत बड़ा होता है, 25 साल में हम ये करेंगे। आज के टाइम पे हम 2022 में बैठे हैं, आप क्या बता सकते हैं 2047 में क्या होने वाला है? बट वो प्लान बना देते हैं और वो उस पर स्टिक करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि वो इवॉल्व नहीं करते टाइम के साथ, उस प्लान के साथ, और डायनेमिक नहीं होते। फटाफट आपको इवॉल्व करना पड़ेगा, चेंजेस बहुत तेज़ी से आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो हमेशा फॉर्मल चीज़ों को लेकर प्लान करते हैं कि ये रेजिडेंशियल होगा, ये कमर्शियल होगा, ये इंडस्ट्रियल होगा। बट इनफॉर्मल सेक्टर कहाँ जाएगा? जो माइग्रेंट आ रहा है वो कहाँ जाएगा? स्लम कहाँ जाएगा? जो बॉम्बे का 3rd या 2nd मास्टर प्लान था, उसमें उन्होंने जो मैंने फैक्ट्स दिए हुए हैं कि उन्होंने कमर्शियल रेजिडेंशियल इंडस्ट्री के लिए जो एरिया प्लान किया था और जो एक्चुअली हुआ वो एकदम अलग है, एकदम अलग है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है उसमें। और उन्होंने स्लम्स के लिए कोई प्लान नहीं किया था, लेकिन 17% ऑफ मुंबई इज ऑक्यूपाइड बाय स्लम्स उसमें है। आप क्या कर सकते हैं? तो एक तो ये है। तीसरी बात ये है कि जो ये अर्बन प्लान, ये जो प्लान बनते हैं शहरों के, ये प्लान मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, बिकॉज हम लोग शहरों को चलाते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के थ्रू, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 12th शेड्यूल के हिसाब से ये लोगों को खुद बनाना चाहिए प्लान। अच्छा, अर्बन प्लानिंग के उसमें जो 74th अमेंडमेंट है, उसमें 12th शेड्यूल के अंदर जो 18 फंक्शन डिवॉल्व हुए हैं, उसमें एक फंक्शन ये भी था कि टाउन अपनी प्लानिंग खुद करेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है तो उसमें ब्यूरोक्रेट जो है वो प्लान बनाते हैं, बट अर्बन लोकल बॉडीज एम्पावर्ड नहीं होती। 74th अमेंडमेंट शायद एक मॉडर्न इंडिया का बहुत ही एक अधूरा प्रॉमिस रह गया है, जो 90s के दशक का। हाँ, यही आप देखेंगे 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ। आप देखिए हमारे गांव कितने सक्षम है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको पता रहेगा कौन सरपंच है, कहाँ पे पंचायत भवन है, कहाँ पे क्या करना है, अगर कोई काम करवाना है तो किससे बात करनी है। अगर आप दिल्ली में चले जाइए, आपको क्या मालूम रहेगा। अगर शैली ओबराय वाली इतना बड़ी दिक्कत नहीं होती तो क्या आपको नाम मालूम होता? नहीं मालूम होता। और जितना बड़ा शहर होता है उतना ही वीक मेयर इंडिया में होता है। मैं यहीं पर इस सवाल को ले रहा हूँ सर। हम में से कोई भी, जो हम सब अब मुहाजिर बनकर अपने अपने गांव की मिट्टी छोड़कर आए हैं, हम में से कोई भी बहुत खुश होकर नहीं आया अपने गांव को छोड़ते हुए, अपनी ज़मीन को, अपने परिवार को छोड़ते हुए। अगर आप गांव में बुनियादी सुविधाएं मुझको मुहैया करवा दें, मसलन पानी की, बिजली की, रोटी रोज़गार की, तो आपकी किताब की जो स्थापना में उस पर प्रश्नांकित उसको कर रहा हूँ। शहरों की ज़रूरत क्यों है? अगर एक व्यक्ति गांव में रोजी रोटी कमा रहा है, आप उसको बुनियादी सुविधाएं देते हैं, गांव में कुछ कमी है या वो पैदा की गई है, उसके बाद ही तो लोग सस्ते लेबर के तौर पर या अपनी डिग्निटी को एक बार सर्वाइव करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो गाँव के बेटरमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए या शहरों को बसाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से जो गाँव में एक बुनियादी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बोला, वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन पर्पस, जो मेरा पहला चैप्टर है कि पर्पस क्या है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, कि आप इवॉल्व करें। आप जो हमारी एक से एक जो प्रॉब्लम हो रही है, पहले हम लोग 30-32 की उम्र में, मैं 35 का हूँ, मैं अगर मैं 18वीं शताब्दी में पैदा होता तो मैं अब तक मर चुका होता। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है जी। तो अब हमारा क्या है कि हम प्रोग्रेस करना ही ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक मात्र गोल है। और वो कहाँ पे हो सकता है? जहाँ पे आप इनोवेट करोगे। इनोवेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि आप मुझसे सीखोगे, मैं इनसे सीखूंगा, वो उनसे सीखेंगे। कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल, जहाँ साथ में लोग रहेंगे और लोग वो काम करेंगे जो वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और जहाँ पे उनको बेटर वेज मिलेगी। अगर, और मैं ये बात में यकीन नहीं करता कि सारा जो माइग्रेशन होता है वो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है, कि सब लोग मन महसूस कर शहर जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कई लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज पे भी जाते हैं। अधिकतर लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ही जाते हैं। अगर ये नहीं होता तो अगर शहरों में से भी लोग दिल्ली से फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, लंदन, यहाँ क्यों जाते हैं? यहाँ तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, तब भी जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको इनोवेट करने का मौका मिलता है, वहाँ उन्हें बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, वहाँ उन्हें बेटर सैलरी मिलती है। तो बेटर वेज, और जो आप काम करना चाहते हो वो अच्छे से कर पाओ, आप इनोवेट कर पाओ, यही एक ट्रैजेक्टरी है ह्यूमन सिविलाइजेशन की। और ऐसा नहीं है कि ये भारत की बात है, ये आप हड़प्पन सिविलाइजेशन से देखेंगे, जब से एग्रीकल्चर
रेवोल्यूशन हुआ अराउंड 8000 BC के आसपास, उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन बनी, जिसको टोनी जोसेफ जो ऑथर है दी अर्ली इंडियंस की किताब हिंदी में भी आरंभिक भारतीय टाइटल, तो उन्होंने बोला कि द फर्स्ट अर्बनाइट जो थे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के थे अराउंड 5500 BC के आसपास, और वो साथ में आके रहने लगे बिकॉज उनको एग्रीकल्चर का उनको पता लग गया कि अब हम एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा उगा सकते हैं, फिर वो साथ में रहने लगे। और दूसरा एक कहीं ना कहीं एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारा नेशनल गवर्नमेंट में भी होता है कि मैं एज अ सिटीजन ये करूंगा, आप एज अ सरकार आप ये करोगे। तो बहुत पुराने चले तो जीन जैक रूसो, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक के ज़माने से। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट शहर पे भी होता है, और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि आप मुझे मूलभूत सुविधा दीजिए, मैं इनोवेट करूंगा, आपका शहर ग्रो करेगा, सबकी वेज बढ़ेगी। इसीलिए आप देखिए शहरों में बहुत ही इंटेंस कंपटीशन होता है टू गेट द इन्वेस्टमेंट नाउ। इनफैक्ट मेरी बुक में एक रिकमेंडेशन ये भी है कि अभी तो स्टेट लेवल पे हम इन्वेस्टमेंट सबमिट करते हैं, हम शहर के लेवल पे क्यों नहीं करते, जो कि ऑलरेडी अब यूरोप कर रहा है कि शहर के लेवल पे इन्वेस्टमेंट वो इन्वाइट करते हैं कि इस शहर में हम ये प्रोवाइड करेंगे, हम ये प्रोवाइड करेंगे, और आप यहाँ आइए ताकि वहाँ के लोगों को कहीं और ना जाना पड़े, वहीं पे इनोवेशन होता रहे, वहीं पे कैपिटल है। तो मैं ये नहीं मानता कि डिस्ट्रेस के लिए होता है, प्रोग्रेस अगर कहीं है तो वो शहरों में ही है। आप इनोवेशन, आप मुझे कोई ऐसा इनोवेशन बता दीजिए जो गाँव में हुआ। गाँव में एक ही मेन इनोवेशन हुआ, शहर। अच्छा, तो गाँव ने शहरों को उत्पन्न किया या उसकी स्थापना को, उसकी संभावनाओं को पैदा किया। बहुत बड़े एक स्कॉलर हैं थे लुइस मम्फर्ड 20th सेंचुरी में, जिन्होंने बहुत बड़ी एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ सिटीज़ पे, और उनकी एक लाइन थी कि बेसिकली गाँव का वन ऑफ द लास्ट इन्वेंशन वाज शहर। गाँव ने भी कुछ कुछ इन्वेंशन किए कि जैसे टेम्पल ऐसा होना चाहिए, लोग ऐसे रहेंगे, अलग अलग जगह रहेंगे, वाला जगह होगा, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेंशन हुए वो सब शहरों में आके हुए। आपको ना लियोनार्डो डा विंची मिलते, ना आपको एलन मस्क मिलते, ना आपको धीरूभाई अंबानी मिलते, ये आपको गांव में नहीं मिलते, और ना ही आपको ये एक्टर्स मिलते, ना ही आपको ये एक बड़े बड़े थिंकर्स मिलते। आपको ऑडियंस चाहिए, आपको एक दूसरे से, हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो लोग हों, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो सब एक दूसरे से सीखते हैं। इसी को एग्लोमरेशन कहते हैं। इनफैक्ट नहीं, इसमें एक छोटा सा मेरा सवाल है, उसका इस विषय को करेंगे, दर्शक भी इस पर अपनी राय ज़रूर दें कि जो गांव और शहर की जो बातचीत है उस पर आप क्या हैं। आपने कहा कि शहरों में उस तरह से आप मिलजुल करके बात कर सकते हैं, गांव में भी तो कल्चर आए, पंचायत जो हमारे यहाँ होती हैं या जो बैठकर बातचीत होती है गांव देहात में। हालांकि अंबेडकर के अगर आप विचारों पर जाए तो वो गाँव के सबसे मेजर क्रिटिक है। गांधी और अंबेडकर का जो कास्ट के अलावा एक और जो सबसे बड़ी बहस होती है वो गाँव पर भी होती है, पर गाँव में भी मिलनसारता या बैठ के उठने का माहौल रहा है, कि जैसे विचारक कई गांव देहात के, हमारे हिंदी कई साहित्यकार गांव में पले बड़े गांव में उन्होंने लिखा है। तो फिर शहर की स्थापना क्या गांव को और बेहतर करके हो सकती है? आप गांव में कितने लोगों को रख पाओगे? 500, 1000, 2000? और यहाँ पे कितना है? 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन? जो लर्निंग है, आप कहाँ से आए? मैं वसंत कुंज से आया हूँ इस समय यहाँ पे नोएडा में, 1.5 घंटा चल के, बट यहाँ पे मैं आपके ऑफिस में हूँ, मैं 4 बातें सीख के ही जाऊँगा यहाँ से, जो मैं कहीं अपने दूसरे काम में इम्प्लीमेंट करूँगा। ये मैं एक गाँव से दूसरे गाँव जाऊँगा, क्या वहाँ पर मेरे को कोई ऐसा एक्सपर्ट मिलेगा? ऐसे कोई एक्सपर्ट नहीं मिलेगा मेरे को। इनफैक्ट 2-3 चीज़ें लिंक्ड होती हैं। एक तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ 2 पहियों पे रहती है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पे आप मशीन वगैरह का यूज़ करते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं, वो होता है। और अर्बनाइजेशन क्या होता है? वो लोगों को लाता है साथ में, जहाँ पे उनको बेटर वेज मिलती है, वो स्पेशलाइज करते हैं और वो एक दूसरे से सीखते हैं, और वो कॉन्टीन्यूस साइकिल चलती रहती है। इनफैक्ट 1800 में दुनिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन थी और उसमें अर्बन पॉपुलेशन सिर्फ 3 से 5% थी। 1900 में पॉपुलेशन हुई 1.6 बिलियन और 14% अर्बनाइजेशन था, और 2007 तक आते आते हम 50% अर्बनाइज हो गए और हम 6 बिलियन लोग। तो वो इन्वेंशन चलता रहा है, लगातार इन्वेंशन चलता रहेगा। और यही बात मेरे को इस किताब की हिस्ट्री के दौरान, ये चैप्टर पहले मेरी किताब में नहीं था, बट जब मैंने इतना स्टडी किया इस सब्जेक्ट के बारे में, अध्ययन किया कि सिटीज़ क्यों हैं, हाँ, और मैंने भी सवाल पूछा कि क्यों सिटीज़ हैं, ये कहीं और क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता, और जब इतनी दिक्कतें हैं तो क्यों आके लोग रह रहे हैं। तो उसका यही समझ में आया कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो रुकेगा नहीं। आपको सीखना पड़ेगा इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से इस्तेमाल करना, इस एक्सपेरिमेंट के साथ अपनी एक रोजी रोटी चलाना, और उस एक्सपेरिमेंट को मैक्सिमम आप जितना लेवरेज कर सकते हो, जितना इस्तेमाल कर सकते हो प्रोग्रेस के लिए। आप कोई भी, आप मेरे को कंट्री बता दो, अभी चाइना में वो ट्रांजिशन हुआ हमसे पहले, बट इससे पहले आप कोई भी कंट्री आप मेरे को बता दो जो सक्सेसफुल रही हो। कंट्री क्या, आप सिविलाइजेशन बता दो जो सक्सेसफुल रही हो बिना अर्बनाइजेशन के। चाहे रोमन एम्पायर हो, चाहे बिजेंटीन एम्पायर हो, चाहे आपका कैलिफेट हो, चाहे आपका मगध एम्पायर हो, चाहे आपका विजयनगर एम्पायर हो। आप मुझे कोई भी एक एम्पायर बता दीजिए जो बिना अपने शहरों के सक्सेसफुल रही।
अच्छा, इसी सवाल में थोड़ा सा अब शहरों पर और चलते हैं। शहर में एक तरफ तो ये बात है कि जैसे आपकी किताब में एक सेक्शन आया कि हम एस्थेटिकली प्लीजिंग कैसे बनाएं, मतलब सौंदर्य उसका कैसे बेहतर करें, उसमें तस्वीरें अच्छी लगाएं या उसकी रंग रुगाई ऐसी हो या उस तरह की चीज़ें। और वही शहरों में एक ऐसा हिस्सा है जो बिना रोटी खाए अपने बिस्तरे पर जाता है, जिसके पास रहने के लिए पक्की छत नहीं है। तो ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं उसी शहर के भीतर, ये कैसे साथ आएंगी पॉलिसी प्लानिंग में? तो ये मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा फंक्शनिंग शहर एस्थेटिकली प्लीजिंग ना हो। वो एस्थेटिकली प्लीजिंग भी हो सकता है और वो अपने जो सिटीजन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिटी लेवल पे उस पर भी प्रोवाइड कर सकता है। जैसे आपका ऑफिस है, बहुत अच्छा दिख रहा है, अभी सब आपने ये बैकग्राउंड बना रखा है जहाँ पे एक हमें गांव की एक पंचायत की एक फील आ रही है, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऑफिस में HR, अकाउंट्स, एडमिन डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अच्छे से फंक्शन नहीं कर। बट एस्थेटिकली प्लीजिंग से क्या होता है कि एस्थेटिकली प्लीजिंग से मेरा मतलब ये सिर्फ सौंदर्यकरण नहीं, एस्थेटिकली प्लीजिंग से ये मेरा मतलब है कि जो उस कंट्री का, उस सिविलाइजेशन का, उस शहर की जो कैरेक्टर है वो खोए बगैर आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप सिंगापुर के कई पुराने इलाकों में चले जाइए, सिंगापुर ज़बरदस्त डेवलप्ड है। आपको पुराने इलाकों में चले जाइए, जो राइफल्स के टाइम पे 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी के टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो फसाड जो बाहर का हिस्सा होता है बिल्डिंग का, वो वैसे ही रहता है, बट अंदर मॉडर्न ऑफिस चल रहे होते हैं। और आप ऐसे कई आप स्पेन में देख लीजिए, आप इटली में देख लीजिए, इनफैक्ट जो भी सक्सेसफुल सिटीज़ हैं वहाँ पे वो बाहर वो एस्थेटिकली प्लीजिंग होती हैं, वो अपना कैरेक्टर नहीं खोती हैं। और एस्थेटिकली प्लीजिंग से मतलब ये भी होता है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, उसके लिए भी, और जो आपका सेंसरी डिलाइट है, जैसे आप जो देख रहे हैं, जो आवाज़ आ रही है वो। अब मैं लखनऊ से अपने रेलवे स्टेशन से जब अपने घर जाता हूँ तो सिर्फ मैं बड़ी बड़ी होर्डिंग, सिर्फ हॉन्किंग ये देखता हूँ। ये एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं है। भले ही मेरा शहर बहुत कुछ मेरे को दे रहा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस पैदा करता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार ये मेरे शहर का कैरेक्टर लूज हो रहा है, ये शहर कुछ और होता था, ये कुछ और बन रहा है। प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके सारे सेंसेस पे असॉल्ट क्रिएट करे। और अगर आप उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो मूलभूत सुविधाएं वो आप लोगों को नहीं दे पाएंगे। अच्छा, मतलब आप दोनों चीज़ों को सामने बनाकर चल सकते हैं, बिल्कुल एक तरीके से बैलेंस बना करके। और तभी लोग उस शहर में महसूस करेंगे कि वो बिलोंग करते हैं। आप दिल्ली में, हम क्यों पुरानी दिल्ली जाना चाहते हैं? क्योंकि दिल्ली की वो बात आती है उसमें। और एक बहुत बड़ा क्रिटिक अर्बन प्लानर्स और आर्किटेक्चर इस बारे में देते हैं, और वो खुद भी अपने आप को क्रिटिक करते हैं इस बात में कि सारे शहर एक जैसे लगने लगे हैं दुनिया में। वही कंक्रीट और ग्लास की बिल्डिंग, वही बड़ी बड़ी रोड, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, बट वो कैरेक्टर कहाँ है शहर का? कि हर शहर का अपना यूनिक कैरेक्टर होता है। हर शहर का अपना यूनिक कैरेक्टर होता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर समय हॉर्न बजाया जाए, ज़रूरी नहीं है कि होर्डिंग लगा के जो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, जो अच्छा जो शहर की एक हमारा जो लाइन ऑफ साइट होता है, हम उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दें। ये बात सही है कि अगर मैं 3 BHK में ना तो मुझे समझ में नहीं आता कौन से शहर का 3 BHK है। हाँ, आप बैंगलोर में भी उसी तरह की बिल्डिंग में होंगे, आप गुड़गांव में भी हो सकते हैं, आप पुणे में भी हो सकते हैं, बट पुणे का अपना पुराना एक कल्चर चला आ रहा है। मैं चाहूँगा कि मैं पुणे जाऊँ तो मैं पुणे का इंफ्रास्ट्रक्चर देखूँ जो चला आ रहा है कई सदियों से, और उसमें लेकिन अंदर मॉडर्न फैसिलिटीज़ हो। अंदर ही चलते हैं। आपकी किताब में, हालांकि हमने किताब पर तसल्ली से बात करी, आपने अभी आप 3 ईयर प्लान लिख रहे हैं क्योंकि 5 ईयर प्लान की जो पॉलिसी बनी थी वो चूँकि अब बंद हो चुकी है। आप 5 बरस का आपका अनुभव रहा है नीति आयोग में। भीतर खाने की किसी मीटिंग का किस्सा बताइए, कभी कोई नेताएं हों, कभी कोई फाइल सरकाई गई हो, कभी कोई बात काटी गई हो, कभी कोई मीटिंग में। एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहूँगा जो इस किताब से रिलेटेड है। मैं कई सेक्टर्स की जिम्मेदारी मेरे को दी गई थी, उसमें से एक अर्बनाइजेशन, शहरीकरण भी था। और मैं किताब ढूंढने गया कि मैं कहीं से स्टार्ट करूं। नेशनल पॉलिसी लिखनी है तो मेरी भी एक सर्टन नॉलेज होनी चाहिए, और मेरे को इस तरह की कोई किताब मिली नहीं। जो क्लोजेस्ट किताब मेरे को मिली वो डॉक्टर प्रसन्ना मोहंती की 2-3 किताबें थी, उसने एक सर्टन बैकग्राउंड दिया, लेकिन इतना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं था, तो ये किताब मैंने अपने लिए ही लिखी। लेकिन ये किताब लिखते लिखते मैंने बहुत चीज़ें रियलाइज़ करी कि जो हमारे लीडिंग पॉलिसी मेकर्स हैं उनका भी बड़ा एक, कहते हैं ना, मायोपिक एक व्यू है। अब उसका मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं बिना नाम लिए आपको बताऊँगा कि बहुत दिग्गज बिलियनर्स। अच्छा, पार्टी तो बताइएगा। अब पार्टी तो आप समझ ही जाइए कि कौन सी पार्टी है, अब आप समझदार को इशारा कर। लेकिन नहीं, मजाक की बात अलग हुई, बट ये मैंने 2-3 बड़ी पार्टियों में ये मैंने बड़ी कॉमन चीज़ देखी है, जहाँ पे वो सब कहना चाहते हैं कि इतना माइग्रेशन क्यों हो रहा है, इतना स्लम क्यों है यहाँ पे, इस्लाम को हटाओ, इस्लाम को छुपाओ, ये झुग्गी झोपड़ियों को हटा दो। नहीं, हटाना तो छुपा, ये झुग्गी झोपड़ियाँ प्रॉब्लम है। और ये मेरी बुक बोलती है झुग्गी झोपड़ी प्रॉब्लम नहीं है,
झुग्गी झोपड़ी को लोग ऐसे छुपाना चाहते हैं जैसे हमारे घर में दीवार सिल जाती है तो एक कैलेंडर टांग दिया जाता है, वैसा नहीं है। झुग्गी झोपड़ी से में लोग अगर आ रहे हैं रहने, उस कंडीशन में अगर लोग रह रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपका शहर वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है। कि आदमी गांव में जो अपनी चौखट वो चारपाई डाल के चौड़े में सो सकता था, वो एक स्लम में आके रह रहा है बिकॉज उसको बेटर लिविंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उसको अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई दिख रही है, उसको अपना बेटर रिटायरमेंट दिख रहा है। बट इसका मेरा ये भी कहने का मतलब नहीं है कि स्लम को रीडेवलप नहीं करना चाहिए, उनको मूलभूत सुविधाएं वो उनको मूलभूत सुविधाएं भी देनी चाहिए। लेकिन जो हमारा इंडिया में 1.5 बिलियन की कंट्री, अभी बहुत माइग्रेशन होना बाकी है, शायद स्लम्स अभी और बढ़ेंगे, लेकिन हमें बराबर इस पर काम करता रहना चाहिए कि जो लोग अभी स्लम में आए हैं उनको हम बेटर फैसिलिटीज़ दें, वो वहाँ पे मूव ऑन करें। फिर जब नए लोग आएंगे, बिकॉज वो नए आए होते हैं, उनके अंदर इतनी स्किल नहीं होती, उतना पैसा नहीं कमा पाते, किसी को जानते नहीं है, स्लम में उनको 200-300 रुपये महीने पे किराए पे मिल जाती है एक खोली, उसको वहाँ रहना स्टार्ट करें। तो नेताजी ने क्या कहा कि नेताजी ने कहा, और एक ने नहीं कई नेताओं ने बोला कि ये अगर गाँव अपने आप में अच्छे होंगे तो जो है ये शहर में माइग्रेंट्स को आने की ज़रूरत नहीं। और हम लोगों ने माइग्रेंट्स की फ्लाइट को देखा ही है, कोविड में भी देखा हमने। और शायद कोविड का एक अच्छी चीज़ ये थी कि लोगों को पता लगा कि माइग्रेंट किन दुविधाओं के थ्रू गुजरता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो वो एक एज ए नेशन हमें एक शॉक मिला कि यार इतनी ज़्यादा आबादी के लिए हम अभी भी हम बहुत कुछ नहीं कर रहे। तो बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि माइग्रेशन उतना नहीं होना चाहिए। अगर आप माइग्रेशन नहीं करेंगे, आपके शहर ग्रो नहीं करेंगे। और ये वही लोग हैं जिनकी 4 पुश्ते पहले जिनके दादाजी या नाना जी आ गए थे शहर में, तो उनको अच्छी एजुकेशन मिल गई, आज वो बड़े बड़े लोग बने। तो आप बन जाओ, दूसरा आदमी ना बन पाए तो गलत बात है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे जो अंदर खाने की मीटिंग्स होती है ना, एकदम से हमने तो बस वो तस्वीरें ही देखी हैं कि पानी की बोतल रखी रहती है, फूल रखे रहते हैं और ऐसे नेताजी इधर होते हैं, अफसर इधर होते हैं। क्या कभी ऐसा आपको ऐसा कल्चर मिला जहाँ पर किसी अफसर ने किसी अपने बॉस, अपने नेता की किसी की बात काट दी हो भरी मीटिंग में, या कोई ऐसी पॉलिसी जिस पर बिल्कुल ही अपोजिट व्यू रहा हो? वो कह रहे हैं नॉर्थ पोल की बात, इन्होंने की हो साउथ पोल की बात, सही कोई भी हो सकता है, पर क्या इतनी डेमोक्रेटिक कल्चर हमारे यहाँ पॉलिसी मेकिंग की प्रक्रिया में है जहाँ पर कोई अफसर उठकर अपने नेता की बात काट सकता हो? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ है, और ऐसा कई इंस्टेंसेस पे हुआ है, कई मीटिंग्स में हुआ है। इनफैक्ट सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ने पॉलिटिशियंस किया, ब्यूरोक्रेट्स ने आपस में नहीं, प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने खुल के बोला है। और इस चीज़ को जो लीडरशिप है उन्होंने, या जो टॉप हमारे पॉलिसी मेकर्स है, पॉलिटिशियंस, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है, या उनका जो क्रिटिसिज्म है वो सुना है। और ऐसी कई बार डिबेट्स हुई हैं, और बहुत ही इंटेंस डिबेट्स हुई हैं ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस के बीच में, प्राइवेट सेक्टर की ब्यूरोक्रेट्स के साथ और प्राइवेट सेक्टर की पॉलिटिशियंस के साथ, सिमिलरली सिविल सोसाइटी, फार्मर्स, लेबर, ये जो कंसल्टेशंस होते हैं ये बहुत ही हेल्दी कंसल्टेशंस होते हैं। अच्छा। इनफैक्ट इसमें ये भी कई बार होता है कि मतलब किसी ने कोई बात बोली तो कमरे का फीडबैक मिल जाएगा कि सब लोग हंस देंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि ये तो बहुत बकवास बात है, लेकिन सब लोग टेबल पे ऐसे ताली बजाएंगे कि हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया। जो लोकसभा वाला कल्चर है, ये एन नो वाला, हाँ भाई अब क्या करोगे, सब लोग ताली तो बजाने लगे, कल्चर मतलब शांत स्पेस में हैं, लोग अपने विचार देने आए, तो अब हो हल्ला तो होगा नहीं, लेकिन वो एग्रीमेंट दिखाते हैं उस चीज़ को, तो वो इमीडिएट फीडबैक भी मिलता है। बहुत ही शायद ये लोग बात नहीं जानना चाहिए, लोगों को शायद लगेगा ये उतना कंट्रोवर्शियल नहीं है, बट एक्चुअली बंद कमरों में जब डिबेट होती है, और नीति आयोग में खास करके मैंने देखा था, बहुत ही हेल्दी डिबेट होती है, बहुत ही हेल्दी डिबेट होती है। और जहाँ तक मैंने देखा है, लोगों ने एक दूसरे को क्रॉस एग्जामिन किया है, क्रॉस क्वेश्चन किया है, क्रिटिसिज्म दिया है, और दूसरी पार्टीज ने उसको सुना है। अच्छा। और अगर ऐसा नहीं होता ना, अगर सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल पॉलिसी मेकिंग होती, तो हम लोग बहुत ख़राब हालत में होते। चूँकि बात नीति आयोग की चल रही है, तो किताब वाला के जो हमारे यंग दोस्त हैं जो इस बातचीत को देख रहे हैं, अगर वो नीति आयोग में भर्ती होना चाहें तो उसकी क्या प्रक्रिया है, पैसा कितना मिलता है, क्या उसमें जॉब सिक्योरिटी कितनी है, तो उसके बारे में थोड़ा आप बता सकें। बिल्कुल। पब्लिक पॉलिसी एज अ करियर पहले तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस होते थे, और प्राइवेट सेक्टर के लोग जो बाहर से फीडबैक देते थे, तो यही 3-4 लोग हुआ करते थे। पब्लिक पॉलिसी एज अ करियर नहीं होता था। बट अब एक 2006, 7, 8 के बाद एक ऐसी लहर आई जहाँ पे यंग लोगों ने सोचा कि हम भी कंट्रीब्यूट करें। वो शायद सिविल सर्विस में नहीं जा पाए या नहीं जाना चाहते हैं, बट एटलीस्ट 2, 4, 5, 10 साल के लिए वो पब्लिक सर्विस में करियर, देश के लिए, देश हित में काम करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब इसके बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। अब जैसे एक PRS करके एक एजेंसी है, वो लैम फेलो लेती है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ काम करने के लिए लेती है, राइट। टीच फॉर इंडिया फेलो हो गया, प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप हो गई, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। नीति आयोग
ने यंग प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंट का जो उन्होंने वो किया है, क्या कहते हैं, एक स्टार्टिंग करी है, वो बहुत एक ज़बरदस्त स्टार्टिंग है। और अब देखा देखी बहुत मिनिस्ट्रीज़, स्टेट गवर्नमेंट्स और अब लोकल गवर्नमेंट्स भी वो फेलोज़ लेने लग गई हैं। उसमें क्या होता है, नीड पता होती है, डिपार्टमेंट से पूछा जाता है, डिपार्टमेंट से कि भैया आपको कितने लोगों की ज़रूरत है, जिस तरह की फंडिंग अवेलेबल होती है उस तरह के फिर रिक्वायरमेंट होती हैं। वो कहते हैं कि भैया फला फला रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उसके बाद वो एडवर्टाइज़ होता है, अखबारों में आता है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं आप और आपका CV शॉर्टलिस्ट होता है, आप जाते हैं, आपका पैनल में इंटरव्यू होता है। मेरा खुद एक पैनल इंटरव्यू। इसके फॉर्म्स कब निकलते हैं सर? इसके फॉर्म हर समय, इस समय भी निकले हुए हैं, तो वो निकलते रहते हैं। मैंने भी उसी एक कंसल्टेंट पोजीशन के लिए अप्लाई किया था और सैलरी गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी होती है और यंग लोगों को मौका मिलता है कंट्रीब्यूट करने का और दिग्गजों से सीखने का। 22, 23, 24, 25, 28, 30 साल की उम्र पे आप नेशनल डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हो, मेमोज लिख रहे हो, कैबिनेट नोट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, नए नए आइडियाज़ ला रहे हो। और आप देखेंगे नीति आयोग के बच्चों का अगर आप लिंक्डइन पे CV देख लेंगे, एक से एक धुरंधर चीज़ लोगों ने कर रखी है। मतलब मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इस चीज़ से, मैं बहुत हम्बल फील करता हूँ कि मैं बिलोंग करता हूँ उन लोगों की कैटेगरी में जो नीति आयोग आए, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो एक कम्युनिटी बन रही है इंडिया में यंग और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये फैल रही है। जैसे दिल्ली में नहीं है, बैंगलोर में भी है, ये आपका बॉम्बे में भी है, ये स्टेट कैपिटल्स में भी है, जो ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। ये आती है 2, 3, 4 साल के लिए काम करती है, उसके बाद ये सिविल सोसाइटी में चली जाएगी, ये प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी, ये पढ़ने चली जाएगी। उसके बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको वापस यहाँ आना है या क्या करना है। बट ये 2-4 साल का जो एक्सपोजर होता है, ये मुझे नहीं लगता कहीं मिल सकता है। और मैं बहुत स्ट्रांगली इंकरेज करूँगा लोगों को, अगर पब्लिक पॉलिसी में अगर आपको करियर बनना तो नीति आयोग में ज़रूर एक बार काम करें। इस सवाल को थोड़ा पहले आना चाहिए था, पर अंत कभी अधूरा नहीं होता। हमारे जो स्मार्ट सिटीज़ की कल्पना है ना, 2014 में मतलब ये इस बात की बात छेड़ी गई कि हम स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे। तो एक अभी कई सारे शहरों के बारे में हमने प्रक्रिया देखी, बारिशों में हमने उनको देख लिया है। तो स्मार्ट सिटीज़ की परिकल्पना में आपको क्या उसमें नज़र आता है? आप 3 ईयर पॉलिसीज़ भी लिख रहे हैं, हमारे स्मार्ट सिटीज़ किस दिशा में है? क्या हम उनको लिवेबल बना पाएंगे? क्या हम उनको पॉल्यूशन फ्री बना पाएंगे? आप इसका खांचा कैसे देखते हैं आने वाले 1 दशक के भीतर में? देखिए, स्मार्ट सिटीज़, अगर आप सिटीज़ की हिस्ट्री देखेंगे स्पेशली 1950s के बाद, तो हर 5-10 साल में एक बड़ा एक टर्म आता है। लिवेबल सिटीज़ आया, सस्टेनेबल सिटीज़ आया, फिर अभी स्मार्ट सिटीज़ है, अब रेजिलिएंट सिटीज़ आया हुआ है। तो हम लोग हमेशा शहर के बेहतरी के लिए सोचते रहते हैं, इसलिए नए नए टर्म आते रहते हैं। स्मार्ट सिटीज़ भी वही है, बट स्मार्ट सिटीज़ एसेंशियली कहता है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हैं और जैसे जो भी सिटी का पर्पस है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। बट स्मार्ट सिटीज़ कोई एक रामबाण इलाज नहीं है कि वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। वो फ्लडिंग भी सॉल्व कर देगा, वो पॉल्यूशन भी सॉल्व कर देगा, वो ये भी कर देगा, नहीं। उस जैसे फॉर इंस्टेंस ये स्मार्ट सिटीज़ के अंदर एक इनिशिएटिव था, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ICCC। ये बहुत शहरों में था और कोविड के टाइम पे ये बहुत ज़बरदस्त प्रूव हुआ, बिकॉज ये इनका कोविड मॉनिटरिंग सिस्टम बन गया। और चूंकि इतना टेक्नोलॉजी के थ्रू शहर मॉनिटर कर सकते थे, इन्होंने हॉस्पिटल के बेड, डॉक्टर्स कहाँ पे है, क्या फैसिलिटी है, कहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, वो उन्होंने मॉनिटर करके मैनेज किया। ये ICCs को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोविड के टाइम पे यूज़ किया गया शहरों को में कोविड मैनेज करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। स्मार्ट सिटीज़ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने फ्लडिंग की बात करी, फ्लडिंग पे मैं बहुत 2-4 बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। तो एक तो प्लानिंग की जो हमने बात करी कि प्लानिंग में दिक्कत, प्लानिंग की अकेले की दिक्कत नहीं है, प्लानर्स भी बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई चीज़ें नहीं होती। जैसे धोलावीरा जो एक सिटी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो जानी जाती थी कि वो वाटर रिसोर्सेज कैसे मैनेज करते हैं। वहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम होता था जो आज भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया में कितना स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नेटवर्क है। लेकिन तब बारिश की जो आप जैसे डिस्कशन हमारी यहाँ भी जो हमारी सुबह की न्यूज़ मीटिंग होती है उसमें इस बात पर डिस्कशन हुआ था। लेकिन उस टाइम पर बारिश की जो क्वांटिटी है या अब की जो क्वांटिटी है उसमें भी तो एक अंतर रहा होगा। बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि एक्चुअली 2 कारण होते हैं फ्लडिंग के, एक सिस्टमिक है, एक क्लाइमेट चेंज है। सिस्टमिक में क्या है कि आपके पास स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नहीं, पानी आया कहाँ जाएगा मालूम नहीं। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज अगर नेटवर्क होगा तो आप चले जाओगे, पहली बात। दूसरी बात, फीकल स्लज भी आ रहा है। अब स्वच्छ भारत के थ्रू टॉयलेट वॉलेट तो बन गए, घर पे भी टॉयलेट है, बट वो फीकल स्लज कहाँ जा रहा है किसी को मालूम नहीं है। तो वो उन्हीं ड्रेन्स को ऑक्यूपाई कर रहा है जहाँ पे स्टॉर्म वाटर जा रहा है। अब स्टॉर्म वाटर की थिकनेस और जो टॉयलेट से जो वेस्ट निकल रही है उसकी थिकनेस बहुत अलग है। वो सेम पाइप में नहीं जा सकते, वरना प्रॉब्लम ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तीसरी बात, इतना सॉलिड वेस्ट हमारा इंडिया से निकलता है, वो जाके इन पाइप्स को ब्लॉक कर देता है। हर साल उनकी इन पाइप्स की डिसिल्टिंग होनी चाहिए, जो अलग अलग शहर में बता रहे हैं कि हमने इतनी डिसिल्टिंग कर दी, वो कर दी। डिसिल्टिंग टर्म को थोड़ा बताइएगा आसान से। डिसिल्टिंग का बेसिकली क्या है कि कोई भी वो वाटर बॉडी के लेके भी हो सकती है, वो किसी ड्रेनेज नेटवर्क को लेके भी हो सकती है, कि बेसिकली उसको क्लीन करना ताकि वो अपना फंक्शन
परफॉर्म कर पाए जो भी उसका वो है, क्योंकि ओवर टाइम चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती हैं, उसको साफ करना, हटाना, राइट। तो एक ये चीज़ हो जाती है। दूसरी बात कि अब इतना ज़्यादा हम कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं और ग्राउंड वाटर हमारा डिप्लीट हो रहा है। मैंने बहुत स्टार्टलिंग फैक्ट्स दिए हैं कि ग्राउंड वाटर कितना डिप्लीट हो रहा है इंडिया में, बट ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, कंक्रीट उस पर बनी हुई है, रेन वाटर आ रहा है, वो सोक कर नहीं कर पा रहा। तो आपका इतना कंक्रीटाइजेशन आपने शहर का कर दिया है कि वो कहाँ जाएगा। दूसरी बात, इंडिया में अर्बन वाटर बॉडीज़ ज़बरदस्त तरीके से गायब हो रही है। मैंने लखनऊ और बैंगलोर का एग्जांपल देके शहरों में तालाब नहीं है, पोखर नहीं है, झील नहीं है, वो सब गायब हो रही हैं। अब उस पर इंक्रोचमेंट हो गया, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया, तो वो घर में तो पक्की बात है सीलन भी आएगी, दीमक भी आएगा, और फ्लडिंग के टाइम पे नीचे तो जमीन में पानी है ना जिस पे आपने बनाई है बिल्डिंग बनाई है। और लेकिन वो पानी, अब वो जो अर्बन वाटर बॉडीज थी वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं। जब बारिश हुई तो पानी स्टोर कर लेंगे, नहरें बचा लेंगे और ग्राउंड वाटर में रिचार्ज भी कर देंगी आपका। लेकिन अब आपने इतना इंक्रोचमेंट कर दिया, इतनी अर्बन वाटर बॉडीज इंडिया में गायब हो चुकी हैं, उसका कोई अंदाजा नहीं है। मतलब मैंने कुछ स्टार्टलिंग फैक्ट्स दिए, आई डोंट वांट, मतलब सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहता हूँ, बट बहुत हमने अर्बन वाटर बॉडीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इंटरवेंशन है जो हम कर सकते हैं इस समय फ्लडिंग रोकने के लिए। वो रिजर्वायर का भी काम करेंगी, वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी काम करेंगी, और वो एक्सेस वाटर स्टोर भी कर लेंगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के हमारे पास लॉज हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता बिकॉज म्यूनसिपल कैपेसिटी नहीं है, इतने लोग ही नहीं है, उतना ट्रेंड ही नहीं है वो। तीसरा मैंने आपको बताया कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की दिक्कत है। चौथा, अब ये तो हो गया सिस्टमिक दिक्कत। अब क्लाइमेट चेंज की दिक्कत क्या है? क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, एंड फ्लडिंग, एक मेरे सेक्शन है मेरी बुक में, फ्लडेड विद रिस्क, उससे फ्लडिंग पे ही है। 12% ऑफ लैंड मास दुनिया में इज प्रोन टू फ्लडिंग। 641 cities out of 654 लार्जेस्ट चाइनीज सिटीज, दे आर प्रोन टू फ्लडिंग, मतलब वहाँ पे फ्लडिंग होती ही होती। भारत के 600 से अधिक शहरों में बाढ़ की संभावना है ही है, मतलब हो सकती है, होगी ही। हाँ, तो ये नहीं, ये मैं चाइना का आपको बता रहा था। ये चाइना का बताता है कि ये और कंट्रीज में भी ये इशू है। तो उसमें क्या होता है कि अब ये फ्लडिंग का रिस्क ज़्यादा है। अभी मैं एक और आपको एक पुरानी हिस्ट्री का भी पॉइंट बताऊंगा, बट इसके चक्कर में क्या होता है कि अब क्लाइमेट चेंज के चक्कर में कम समय में ज़्यादा बारिश होती है। हमारे जो ड्रेनेज नेटवर्क हैं वो 12 से 20 mm पर घंटे के हिसाब से बारिश झेलने की ताकत रखते हैं। लेकिन अभी एक चीफ मिनिस्टर ने बोला था कि 15% रेनफॉल पूरे मानसून की सिर्फ 12 घंटे में हो गई। तो वो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जहाँ पे हैं, पहले बात तो है ही नहीं, कितने हैं वो मेंटेन है, कितना मालूम नहीं किसी को, बट जो हैं वो भी क्या वो उतना रेनफॉल फंक्शनिंग है कि नहीं है? नहीं, वो उतनी तादाद में पानी हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो शायद हमें बहुत थोड़े और चौड़े फंक्शन में हम काम कर सकते थे अगर हम इसको मई के महीने, अप्रैल के महीने में इसको देख नहीं, लेकिन आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। यही मैं कह रहा हूँ कि उसको थिकनेस, उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज अब ज़्यादा रेनफॉल कम समय में हो जाती है, तो आपको वो भी निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, आपके पार्क्स गायब हैं, तो एक नेचर बेस्ड सॉल्यूशन होता है जो आजकल जो रेजिलियंट सिटीज़ का पार्ट है, ग्लोबली कई शहरों में फॉलो होता है। उसमें अर्बन वाटर बॉडी बनती है, उसमें अर्बन फॉरेस्ट बनता है, उसमें पार्क बनता है, उसमें परमिएबल पेवमेंट मतलब पानी गिरेगा तो वो अंदर सोख लिया जाएगा, ये नहीं सिर्फ ऊपर पे रह जाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशंस जो दिक्कतें हैं, इससे फ्लडिंग होती है। तो ये 5 बातें माने और अपने शहरों को डूबने से बचाएं, कुल मिला के बात। हाँ, ठीक, ये कहा जा सकता है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल की तरफ इसमें बढ़ रहे हैं। शहर बनने चाहिए, हम वैसे भी एक रेस्टलेस कॉम है जो हर विध्वंस के बाद खड़ी हो जाती है, लेकिन जो एक मेजर क्रिटिज़म जो लिटरेचर की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से आता है, वो ये आता है कि अगर शहर बनाएंगे, एक तो शहरों में जो संस्कृति का है, वैल्यूज़ का है, एथिक्स का है, साहित्य है या शायरी है, या उन चीज़ों को बहुत कम माना जाता है कि ये चीज़ गोया इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे जावेद साहब का एक बड़ा स्टेटमेंट है कि हमने इंजीनियर और डॉक्टर तो बना लिए, पर हमने एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उसको जो अदब की तमीज़ थी और जो चीज़ें थी उसको हमने नहीं सिखाया। तो क्या आपको लगता है कि शहरीकरण की जो समस्या है, या शहरीकरण जब बनेगा या अर्बनाइजेशन जब होगा, तो वो उस प्रॉब्लम को भी कैटर कर पाएगा, जो ऐसी चीज़ें जो माना जाता है कि वैल्यू नहीं है, लेकिन उनकी एक कल्चरल वैल्यू, उनकी एक सोसाइटियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अगर आप कल्चरल सोसाइटल वैल्यू देखेंगे तो वो शहरों में ही मिली है। गाँव में तो कितने ही गाँव में क्या क्या लिख दिया गया है, कितना ही कल्चरल रेवोल्यूशन हो गया, बट वो ही लोग जो अपने गांव से कुछ सीख के लाए वो शहरों में लाए, और शहरों में लाखों करोड़ों लोगों ने आपको सीखा, तो वो कल्चर बन गया, एक अदब बन गया, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि शहर अगर बनेंगे, शहरीकरण ज़्यादा होगा तो उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी। और दूसरी बात एक होता है, भूखे पेट भजन का गोपाला वाली बात है कि तब हमें डॉक्टर इंजीनियर की ज़रूरत थी, हम एक यंग कंट्री थे, हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, हमें बहुत कुछ कंस्ट्रक्ट करना था, बनाना था, तो हमने उस चीज़ पे ध्यान दिया। बट आज के टाइम पे लिबरल आर्ट्स पे फोकस है, कल्चर पे फोकस है। लोग अब जश्न देखता है कितना बड़ा, देखिए आपका एक वो बन के आ रहा है, और जश्न देखता है एक बात है, लिटफेस्ट देखिए आप ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं। ऐसे करके तो शहरों में तो इनफैक्ट ऑल द मोर
वो कहते हैं ना, और भी ज़्यादा कारण है कि जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं आप एक इवेंट करेंगे वो कल्चर फैलता चला जाएगा। सर मुझे, क्योंकि आप पॉलिसी भी लिखते हैं इस देश की, इसलिए मुझे बहुत डर से मैं पूछ रहा हूँ, हाँ। क्या गांव बचेंगे भारत में? गांव हर जगह बचते हैं, तो गांव भारत में भी बचेंगे। क्या इटली और अमेरिका और फ्रांस इतना अर्बनाइज हो गए तो क्या वहाँ गांव नहीं बचे? वहाँ भी बचे, यहाँ भी बचेंगे। जो रहना चाहेंगे वो रहें, बस लोगों के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि मैं गाँव में रहूँगा और मैं इतना कमाऊँगा, इतना खाऊँगा, मेरे पास सारी सर्विसेज हैं, मैं रहूँगा। लेकिन जो लोग रहना चाहें वो रहें, पर जो मजबूरी में ही गाँव में रह जाएं वो सही नहीं है। और जो मजबूरी में शहर आ जाए वो भी सही नहीं है। मजबूरी में शहर आ जाए वो भी सही नहीं है, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इंडिया जिस तरह की ग्रोथ देख रहा है और जिस तरह की ग्रोथ देखेगा आने वाले 2 दशकों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कोई भी ऐसी कंट्री, कोई भी ऐसी एम्पायर नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जहाँ पे लोग गांव छोड़ के शहर नहीं आए, वो चीज़ें करने जो उनका मन चाहता है वो करें, पहली बात। क्योंकि अवसर शहरों में ही है। अवसर शहरों में ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से आए हैं, आप आदमी हैं या औरत, आप कौन धर्म है, आप कौन जाते हैं, उससे मैटर नहीं करता। उसमें सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है आप क्या कर सकते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं और कितने उसमें रेट पे कर सकते हैं। मैं इस पर थोड़ा सा इसको और प्रश्न करूंगा, इसको बड़े फलक पे। इसी शहर में जहां हम बैठे हैं वहां पर धर्म या जाति के नाम पर बिल्डिंग या रेंट पे नहीं दिया जाता है। आपकी लैंगिक पहचान क्या है, आपकी धार्मिक पहचान क्या है, रोजगार की समस्याओं में कई बार होता है कि साहब धर्म जाति के आधार पर, तो वो समस्याएं उनके साथ हम लगातार, चूँकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, लगातार हम एक सोसाइटी के तौर पर, एक समाज के तौर पर इन्वॉल्व करते हुए उसको डील करेंगे। बाकी आपकी तरफ से कुछ इसमें जो आप जोड़ना चाहें तो? बिल्कुल, मैं ये कंपैरिजन एक परफेक्ट शहर और एक ख़राब तरह से चलने वाले शहर का नहीं है। ये कंपैरिजन है एक जो अफसर एक शहर देता है और एक अफसर जो गांव देता है, ये उसके बीच का कंपैरिजन है। तो गांव में जितनी आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, शहर में उतनी ही वीक हो जाती है। इनफैक्ट एक मेरा सेकंड चैप्टर में मैंने लिखा है कि बहुत सारे जो हमारे हिस्टोरिकल लेगेसी इश्यूज़ हैं, चाहे आप धर्म बोल दीजिए, चाहे आप जाति बोल दीजिए, चाहे आप जेंडर के नाम पर बोल दीजिए, वो वहाँ चला जाएगा। ये जो आप ऑफिस देख रहे हैं यहाँ पे आपका 40-50% स्टाफ वुमेन है, वो ऑल ओवर द कंट्री आया है, राइट। और यही आप किसी गांव में होते तो शायद उनको वो अवसर नहीं मिलते, बट यहाँ पे चूंकि ये काम अच्छा करते हैं इसलिए वो कर, आप ये काम अच्छा करते हैं इसलिए आप ये काम कर रहे हैं। मैं ये काम शायद ठीक ठाक कर पाया हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो शहर में आप क्या काम कर सकते हैं, कितने अच्छे से कर सकते हैं और किस वेज पे कर सकते हैं, वो बहुत मैटर करता है। और रही बात, एक बात मैं और फ्लड्स पे बोलना चाहूँगा कि फ्लड्स और ड्राउट, आप कोई भी बड़ा शहर देखिए हिस्टोरिकली, वो हमेशा वाटर बॉडी के आसपास बना है। इनफैक्ट एक शहर शायद शाहजहाँ थे या कौन थे जिन्होंने शहर मूव किया अपना, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं था। तो फतेहपुर सीकरी, अकबर ले गया था राजधानी, 4 बरस फतेहपुर सीकरी रहा, वापस से आगरा लाया और पानी नहीं था जी, क्योंकि पानी नहीं था, ठीक है। तो शहरों का जो एक हिस्ट्री है ना, उसमें पानी की एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि वो मूलभूत वो है, राइट, अवेलेबिलिटी। तो ड्राउट के चक्कर में ही हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई। हम फ्लड मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे शहरों को लोग छोड़ के उन जगह जाएंगे जहाँ पर उनको लगता है फ्लडिंग नहीं होगी। लेकिन उससे घबराना नहीं है, ये कांस्टेंट प्रॉब्लम है, ये सदियों से चली आई। चाइना से लेके, अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके, अब हम और इवन अफ्रीका, ये सब फेस कर रहे हैं। लेकिन और ये एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये सनसनीखेज, ये किताब का काम सिर्फ हंगामा बरपाना नहीं है कि मतलब सबको सनसनीखेज कर दिया। इस किताब में ये भी मैंने बताया, आग कहीं भी ऊपर आग जलनी चाहिए। और दूसरी बात कि शहर कोई भी जब कंट्री इस तरह की जब इवॉल्व होती है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन पैरेलली होता है। इनफैक्ट मैंने फिगर दिया है कि 19th सेंचुरी में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, यूके, फ्रांस, इवन नॉर्थ अमेरिका और बहुत सारे से, वो 5-10-12% अर्बनाइज थे, वो 50-60% अर्बनाइज हो गए सिर्फ 100 साल के उसमें रेंज में। अब उसमें क्या होता है कि वो बहुत सारी वो करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। कॉलरा होता था वहाँ पे लंदन में, हर दूसरे दिन लोग भयंकर तरह से मरते थे, बट 1854 में किसी ने सॉल्यूशन ढूंढ लिया शहर में। तो आज हम लोग सीवर नेटवर्क उसी की देन है। 1854 में जॉन स्नो ने ढूंढ लिया था कि यहाँ से बीमारी हो रही है, इसलिए अब सीवरेज नेटवर्क अलग हो गया। ये गेम ऑफ थ्रोन्स वाले जॉन स्नो नहीं है, ये जॉन स्नो वाले नहीं है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हर कंट्री, हर सिविलाइजेशन ये इश्यूज फेस करती है। ये हमारा मौका है फेस करने का, और ये हमारा मौका है एक इंडिया का एक वर्जन बनाना शहरीकरण का, जो कि वेस्ट का जैसा नहीं होगा या एकदम हमारे जो ईस्ट एशियन नेबर्स उनके जैसा नहीं होगा। हम अपना एक मॉडल अर्बनाइजेशन बनाएंगे जो कि बहुत ही क्लाइमेट को लेके बहुत सेंसिटिव होगा, इंक्लूसिव होगा, वेल फंक्शनिंग होगा और सबको अपॉर्चुनिटी देगा। ये कामना है और इसकी कोशिश हर कोई कर रहा है, इंक्लूडिंग आप और मैं। सर, मेहमान जब आते हैं और जब हम उनको दरवाजे पर छोड़ने जाते हैं तो करीबन आधे घंटे की बातचीत तो वहीं हो जाती है। तो ये सवाल उस तरह का है,
कांग्रेस और बीजेपी के बारे में आपकी किताबें बताती है कि शहरीकरण ने बीजेपी को अपने पांव पसारने के, अपना बूथ मैनेजमेंट करने के, अपनी इलेक्टोरल फील्ड्स बनाने का बड़ा मौका दिया। तो शहरीकरण ने कांग्रेस और बीजेपी पर कैसे फ़र्क डाला? क्या कांग्रेस का नुकसान ही हुआ या बीजेपी का सिर्फ फायदा हुआ? थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, शहरों का ना बहुत लार्ज इम्पैक्ट होता है पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, मतलब अब आपकी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पे। तो उसमें ये भाजपा और कांग्रेस पे भी हुआ है। कांग्रेस ट्रेडिशनली बिकॉज ऑफ गांधी जी और जो फ्रीडम स्ट्रगल पे थे, वो लार्जली रूरल पार्टी रहे हैं। लेकिन अब हम लोग पिछले 2-3 दशक में बहुत ज़्यादा अर्बनाइज कर गए। शायद वो उतना इंटरप्रेट नहीं कर पाए कि जो इकोनॉमिक एस्पिरेशंस हैं वो कैसी हैं। और यही भाजपा चूँकि नई पार्टी है, उन्होंने उस चीज़ को, वो एस्पिरेशंस को शायद थोड़ा बेटर कैप्चर किया। और आप कहीं भी देखेंगे, इनफैक्ट यूएस में मैंने एक एग्जांपल दिया कि यूएस में जो कोस्टल सिटीज़ होती हैं वो डेमोक्रेट्स को वोट करती हैं, बट जो हिंटरलैंड होता है, जो अंदर का इंटीरियर वाला एरिया होता है, वो रिपब्लिकन्स को वोट करता है। ये बात सबको मालूम है। तो इंडिया में भी अब चूँकि ये शहर जो हैं वो भाजपा की तरफ शायद इसलिए वोट कर रहे हैं बिकॉज वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म जैसे बोलते हैं ना, उसमें ज़्यादा, या प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा फोकस होना, या इंडिविजुअल राइट्स पे फोकस होना, वो शायद हर कोई मांग रहा है अभी। अच्छा, तो ये मुझे लगता है इस चक्कर में शायद कांग्रेस उस तरह से अभी भाप नहीं पाई है जो शहरों की जो मांगे, और इसीलिए शायद इसलिए वो डिक्लाइन होते चले गए। और मैंने ये दोनों तरफ के नेताओं से भी ये बात कंफर्म करी। मैंने कहा ये मेरा अजम्पशन है, ये मेरा एक थीसिस है, ये मेरा क्वेश्चन है, क्या ये सही है? उसमें से अधिकतर लोग, 9 में से 10 लोग एग्रीमेंट में थे कि शायद ये बात सही है। शहर तो बातचीत का कीवर्ड है कि आपने घबराना नहीं है। शहर, शहर जिसकी स्मृतियां हैं, स्मृतियां जिनमें विस्मृत होते हुए हम अपने वर्तमान से विचलन कर पाते हैं। मंगलेश डबराल ने कहा था, मैं शहर गया ये जानने के लिए कि कोई वहाँ कैसे रह सकता है, ये जानने के लिए मैं गया और फिर वहाँ से कभी वापस नहीं आया। हमारे आज के ऑथर का दावा है कि भारत में जो शहरीकरण है, या जो शहरीकरण की पूरी परंपरा है, वो इनविटेबल है, यानी अनिवार्यतः होगी। हम अपने गांव को बेहतर कर पाएँ, हम अपने शहर को बेहतर कर पाएँ, कस्बों को बेहतर कर पाएँ, और इन सब से बेहतर इस मुल्क को थोड़ा और अच्छा कर पाएँ। किताबों का सिलसिला किताबी बातें में और किताब वाला में यूँ ही चलता रहेगा। आपके तई आप जो हमें किताब बताना चाहें वो कमेंट बॉक्स में रिकमेंड कर सकते हैं, kb@lalentop पर .com पर रिकमेंड कर सकते हैं। मेरा नाम था दीपक तेनपुरिया। इसको बातचीत को रिकॉर्ड किया है मोहन और विजय ने। आप देख रहे थे द लैलेंटॉप। थैंक यू।